नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BHU BSc मैथ्स 2017 के पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन। रिस्पेक्टिव आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सेक्शन भी आगे आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर। द एनहाइड्राइड ऑफ BaOH2 इज। एनहाइड्राइड फॉर्म BaOH2 का क्या होगा? तो BaOH2 का जो एनहाइड्राइड फॉर्म होता है वो होता है BaO, बैरियम ऑक्साइड। ठीक, तो इसमें बैरियम ऑक्साइड वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 3 टिक। क्वेश्चन नंबर 52 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्रोमीन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? ब्रोमीन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कलरलेस गैस। ब्रोमीन कलरलेस गैस होती है? नहीं, ये गलत है। इसमें 3 कौन सा है? कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, ये भी गलत है। येलो इंसुलेटिंग सॉलिड होता है, ये भी गलत है। ये एक्चुअल में रेड ब्राउन वोलेटाइल लिक्विड होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 2 डिफरेंट अगर आपके एलिमेंट्स हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते तो आइसोटोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 4 टिक कर देंगे। आइसोटोप्स में सेम जो होता है आपका, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप में, एंड आइसोबार में आपका एटॉमिक वेट सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। चीज इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। चीज किस चीज का कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो दोस्तों, चीज जो होता है वो आपका लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसमें आप जो है 2 टिक कर देंगे। तो वो होता क्या है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस में ये जो ऊपर वाली जो पहली अमाउंट दे रखी होती है, पहला जो फॉर्म दे रखा होता है, ये आपका लीस्ट अमाउंट प्रेजेंट होता है, दूसरा वाला मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। फॉर द रिएक्शंस 2A + B = C + D, द रेट कांस्टेंट इज 1.5 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। इस रेट कांस्टेंट को देख के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? एक फॉर्म होता है मोल पर लीटर 1 - n s - 1। ये क्या होता है? ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। अगर रेट कांस्टेंट आपको गिवन है तो ये इस टाइप का जो है फॉर्मूला, उसकी यूनिट हो जाती है। ठीक, यहाँ पर जैसे जैसे n क्या है, n ही आपका जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका n है। n का वैल्यू आप बदलते चाहेंगे, यूनिट का वैल्यू चेंज होता जाएगा। n का वैल्यू पे ही आपका यूनिट डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट है सेकंड खाली इनवर्स, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो रिएक्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। द रेट कांस्टेंट ऑफ बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन इज फाउंड टू फॉलो द अर्हीनियस इक्वेशंस। अर्हीनियस इक्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स स्मॉलर रेट कांस्टेंट। कौन सा रिजल्ट देगा स्मॉलर जो है रेट कांस्टेंट में? तो आपको अर्हीनियस इक्वेशन जो है रेट इज इक्वल टू होता है A⁻E - EA/RT, इस फॉर्म में होता है। तो आपको ध्यान यहाँ पूछा कि कब आपका जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू स्मॉलर होगा। तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू आप लोअर करेंगे, ये वैल्यू अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा, और E क्योंकि इनवर्स में नीचे है तो आपका रेट जो है कांस्टेंट छोटा हो जाएगा, रेट कांस्टेंट आपका। तो किस कंडीशन में होगा? लोअरिंग टेम्परेचर। लोअरिंग टेम्परेचर पे कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज लाइकली टू हैव लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर A इन द वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। रियल गैस के केस में वॉन्डर वॉल रियल गैस के केस में वॉन्डर वॉल इक्वेशन का A वैल्यू किस में ज़्यादा होगा? तो हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT। इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके P + A जो है P + A/V - NV = nRT इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आपका जो होता है बेसिकली ये आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो A यहाँ पर कांस्टेंट होता है, B यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ये एरर्स होते हैं, इनको करेक्ट करते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में। तो A का वैल्यू इसमें पूछा है किस में आपका लार्जेस्ट होगा? तो A का वैल्यू लार्जेस्ट होता है अमोनिया के केस में लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 58 है। व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L of the electron that is most like easily removed from
ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्मोनियम इज आयोनाइज्ड। ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्मोनियम को अगर हम आयोनाइज कर देते हैं तो आपको एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता देना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप कैलकुलेट करते हैं रूट अंडर एल इंटू एच प्लस वन एच अपॉन 2/5। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं एल इंटू एच प्लस वन डायरेक्ट एच। इसको क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट एच। इसके पूरा जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर जाके उसको देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और इस तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर इजिली रिमूव्ड क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अल्मोनियम के केस में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कन्फिग्रेशन लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक 3p1 हो गया। तो ये आउटर मोस्ट जो आसानी से निकलेगा ये हो जाएगा आपका ये वाला। यहाँ पर आप डायरेक्टली एल का वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ये h/2π को हटा के खाली एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पर निकाल देना है, वैल्यू पुट कर देंगे, एल का वैल्यू डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर आपका इस केस में 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंडर कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मेनी कॉलम्स वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल्स ऑफ Cu2+ टू मेटेलिक कॉपर। 2 मोल को आपको रिड्यूस करना है तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए Cu2+ को अगर आपको रिड्यूस करना है Cu में तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। 1 मोल को रिड्यूस करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो 2 मोल को आपको अगर रिड्यूस करना पड़ेगा तो आपको कितने 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। और हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि जो है 1 मोल इक्विवेलेंट को रिड्यूस करने के लिए आपको 96500 कॉलम चार्ज की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप 4 मोल चार्ज चाहिए, यानी कि इतना इंटू 4। तो 96500 इंटू 4 चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3,86,000 कॉलम। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज एप्लीकेबल लॉ। एप्लीकेबल फॉर होगा भाई, एप्लीकेबल फॉर किसके लिए ये एप्लीकेबल है, तो ये केवल जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप 2 टिक कर देंगे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन आपकी एप्लीकेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये कौन सी बात सही होती है, तो पहला देखते हैं, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा सही नहीं होता है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ये भी हमेशा सही नहीं होता है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक, हाँ ये हो सकता है। लेकिन फिर अगला देख लेते हैं। अगला है द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इंक्रीजेस। देखिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नहीं, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसीडर 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच सॉल्यूशन हैज लोएस्ट पीएच। ये 4 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है किसका लोएस्ट पीएच होगा। तो आप क्या करें, इसको डायरेक्टली आप वाटर में डाल दीजिए, पानी में। तो इसको पानी में डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका NaOH प्लस H2CO3। सिमिलरली इसका फॉर्मेशन क्या होगा, NaOH प्लस H2S3PO4। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, ये आपका NaOH प्लस H2SO4 लगभग ऐसा कुछ बनेगा। ये होगा NaOH प्लस HCl। ध्यान देने वाली बात, ये H2SO4 नहीं बनेगा, ये वीक एसिड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान, इसमें आपको लोवेस्ट पीएच बताना है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में आपका NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है और NaOH के साथ जो बन रहा है वो आपका वीक बेस बन रहा है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर आपका पीएच जो है बेसिक बनाएंगे। तो पीएच बेसिक बनेगा, यानी कि पीएच का वैल्यू इन तीनों केस में ग्रेटर देन 7 होगा। और यहाँ NaCl जो कि हम जानते हैं कि न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल है। क्यों है, क्योंकि NaOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों कंबाइंड होकर न्यूट्रल बना रहे हैं। तो पीएच का वैल्यू इसके लिए 7 के अराउंड है, 7 ही है, पीएच इक्वल टू 7 है। और यहाँ पर पीएच ग्रेटर देन 7 है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर लोवेस्ट के लिए डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, द रेडबर्ग इक्वेशन predicts accurately the UV visible spectrum of the hydrogen atom. A form of Rydberg equation may also be used to predict the UV visible radiation of the following except. इनमें से किसके लिए वो बता पाएगा, किसके लिए नहीं बता पाएगा, आपको बताना है। तो हम जानते थे, हमने ये सब Rydberg इक्वेशन को हम देखा था
कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होती थी। ठीक, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आप देखेंगे क्या, सेकंड वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्स्ट वाले में ये H- दे रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, तो इसके लिए नहीं बता पाएगा, तो एक्सेप्शन केस में आपका फर्स्ट वाला टिक हो जाएगा, 63 का आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एट अ गिवन टेम्परेचर द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ 1 स्टेप इज 4 × 10⁻7 मोल पर सेकेंड, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1 × 10⁻2, व्हाट इज द रिवर्स रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिवर्स रेट आपको पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं क्या है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन होता है, या फिर रिवर्स रिएक्शन होता है। तो रेट की बात बैकवर्ड आपसे पूछा हुआ, तो बैकवर्ड इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड अपॉन के। तो फॉरवर्ड कितना था, फॉरवर्ड आपका 4 × 10⁻7 है, बैकवर्ड आपका 1 × 10⁻2 है। आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका सॉरी यहाँ पर -7 है, 4 × 10⁻7 है, तो ये हो जाएगा आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁻, और ये सॉरी दोस्तों ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, हल्का प्रिंट हुआ है, ये हो जाएगा 10⁻⁻ आपका -5, 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, द टू क्वांटम नंबर्स +½ एंड -½ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रिप्रेजेंट्स, +½ एंड -½ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, हाँ ये रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस और देख लेते हैं, द रोटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, थर्ड वन इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। इस केस में दोस्तों हम डी टिक करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है, हमने बुक्स में पढ़ा है, लेकिन कायदे से उनका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक होगा। ये मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स को बता रहे हैं, कोई क्लासिकल एनालॉग ये फॉलो नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसीडर अ हीलियम एटम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज, मीन काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम एटम जो होगी वो होगी विल बी सेम एज H2 मॉलिक्यूल्स, क्या होगी, विल बी सेम एज H2 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर आप इसमें 2 करेक्ट कर देंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन HCP स्ट्रक्चर। ठीक, HCP स्ट्रक्चर में अगर कोई एटम जो आपका क्रिस्टलाइज होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक, 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो है नंबर ऑफ नेबर्स एटम्स जो होते हैं उनको, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। HCP स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉर द रिएक्शन H2 गैस I2 गैस 2HI गैस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंजेस विद, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका Kp किस से चेंज करेगा, क्या वो टोटल प्रेशर चेंज करेगा, नहीं। यहाँ पर आप पहले Kp और Kc में रिलेशन लिख दीजिए, Kp = Kc RT टू दी पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng यहाँ पर 0 है, तो Kp = डायरेक्टली आपका Kc के इक्वल है। टोटल प्रेशर से वो चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन पे कोई असर नहीं डालते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट खाली स्पीड को इनहेंस करके इक्विलिब्रियम स्टेट को आपको जल्दी लाने के खाली प्रयास करते हैं। अमाउंट ऑफ H2 HI से भी जो है Kp पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, असर किससे पड़ेगा, असर पड़ेगा टेम्परेचर से, टेम्परेचर खाली इफेक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ X- एंड HX, द Kb फॉर X- इज इतना, द pH ऑफ बफर इज, pH ऑफ बफर आपको निकालना है और आपको Kb दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या POH निकाल लेंगे, POH = Pkb + log सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट अपॉन बेस आप करेंगे तो इस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो log 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो POH का वैल्यू आपका जो है Pkb के इक्वल हो जाएगा। इसका माइनस लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 10, तो Pkb का वैल्यू आ जाएगा आपका 10, यानी कि POH हो गया आपका 10। अब POH = 10 हो गया,
तो आपको pH निकालना है, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH। तो 14 माइनस आप कर दोगे 10, तो 4 हो जाएगा आपका pH। क्या हो जाएगा pH? 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 है में, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड इट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF इज इक्वल टू 1.72, इतना अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन इज ऑब्जर्व, द वेंट हॉफ फैक्टर इज, वेंट हॉफ फैक्टर आपको बताना है। तो इसमें होगा क्या, हम जानते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है हमारा IKF इंटू एम। आई यहां पर होता है आपका वेंट हॉफ फैक्टर, KF कांस्टेंट, M इज इक्वल टू होता है मोलैलिटी। डेल्टा KF का वैल्यू आपको 2 केल्विन दे रखा है, I को आपको कैलकुलेट करना है, KF का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, KF का वैल्यू 1.72 के इक्वल है। M मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो मोलैलिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करेंगे सॉल्यूट की, तो वो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन वेट 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नेप्थोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपका 172 ग्राम्स होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होता है C11O8 H2। इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका 172 आता है मॉलिक्यूलर वेट, 20 अपॉन 172 अपॉन गिवन वेट अपॉन यहां पर आपका जो है मास ऑफ सॉल्यूशन इज केजी, यानी कि 50 अपॉन 1000। M का वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे, ये वैल्यू जो आपका आएगा इसको यहाँ पुट कर देंगे, I के लिए आप सॉल्व कर देंगे। I का वैल्यू आपका जो फाइनल आएगा वो 0.2 के अराउंड, 0.5 के अराउंड आ जाएगा। ठीक, तो 0.5 ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. What is the enthalpy change? Enthalpy change अगर बताना है आपको, जब आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, तो आइसोथर्मल दोस्तों एक्सपेंशन हो रहा है, तो एंथैल्पी चेंज इस केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0 किलोजूल। क्या हो जाएगा, 0 किलोजूल। 0 किलोजूल आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आप ऑप्शन नंबर आप 4 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है साइज में। तुम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज हमारा उतना छोटा होता है, ये तीनों नेगेटिव चार्ज में, ये खाली पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग पीपी बॉन्ड इन P4 इज, परसेंटेज पी कैरेक्टर आपको बताना है P4 बॉन्ड में। तो दोस्तों P4 बॉन्ड पे, PP बॉन्ड में P4 के केस में आपका परसेंटेज पी कैरेक्टर जो होगा वो 75% होता है। कितना होता है, 75%। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ Cu इज, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ Cu इज, Cu के एक्सट्रैक्शन में कौन सा स्लैग बनता है, FeSiO3 आपका फॉर्म होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 in water is electrolyzed using platinum electrodes. The products at the cathode and anode are respectively. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए Na2SO4 को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे तो कैथोड एंड एनोड पे आपका रिस्पेक्टिव क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे बनेगा आपका हाइड्रोजन, एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन। तो H2O2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट अ सीडो हैलाइड, इनमें से कौन सा सीडो हैलाइड नहीं है। सीडो हैलाइड क्या होता है, सीडो हैलाइड वो हैलाइड कुछ ऐसे जो है आप कह सकते हैं आयंस होते हैं जो एज अ हैलाइड की तरह बिहेव करते हैं, ऑल्दो वो हैलाइड होते नहीं है लेकिन हैलाइड की तरह वो बिहेव करते हैं, हैलाइड के एनालॉगस होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं सीडो हैलाइड। तो इनमें से कौन सा सीडो हैलाइड नहीं है, तो यहाँ पर RCO माइनस जो है ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सीडो हैलाइड नहीं है, बाकी ये जो तीनों है ये सीडो हैलाइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 77 है, आयरन इज रेंडर्ड पैसिव बाय ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड। आयरन रेंडर्ड होता है
किससे ट्रीटमेंट करने के बाद, तो हम ट्रीटमेंट उसकी कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर आपका 3 में, तो 3 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है द कंपाउंड हैविंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज। कौन से कंपाउंड के पास यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे सब में आराम से। यहाँ पर सबसे पहले आप इनको आयनिक फॉर्म में सबको कन्वर्ट करेंगे एंड फिर आपको जो है इसके जो है डोनर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ पुट करके देख लेंगे किसमें sp3 का फॉर्मेशन होगा। इतना आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है NiCl4 जो होगा ये ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आपका। ये जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा। क्वेश्चन 79 है अ मेटल नाइट्रेट रिएक्ट्स विद Ki टू गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विच ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस Ki कन्वर्ट्स टू एन ऑरेंज कलर सॉल्यूशन। द कैटायन ऑफ मेटल नाइट्रेट इज। तो कंडीशन है कि मेटल नाइट्रेट आपका जो रिएक्ट करता है Ki के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है, उसको हम लोग एक्सेस Ki से कन्वर्ट कर देते हैं ऑरेंज कलर सॉल्यूशन में। तो मेटल नाइट्रेट कौन सा है? तो ये आपका Barium+3 का जो है नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आप कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर ये आपका 10 हो जाएगा। इसका आप देखेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये होगा 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है, +3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 19। कन्फिगरेशन हो जाएगा आपका जो है 3D। इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d1, यानी कि एक जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके खास बाकी है। इस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट हो जाएंगे आपके। आप इसमें देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 6 होता है, यानी कि 3d6 4s2 2 हटा देंगे तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी आयरन के केस में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में हो जाएंगे? आयरन में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। साइनोहाइड्रिन से कीटोन का बनना किसका एग्जांपल है? ये आपका एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है द मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो लार्ज किस में होगी? तो वो होती है दोस्तों सिंगल बॉन्ड में होती है, यानी कि इथेन इसका जो इथेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होती है? हम जानते हैं जैसे जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो घटती चली जाती है और मैक्सिमम होती है आपकी सिंगल बॉन्ड में खाली। तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल खाली यहाँ पर इथेन, तो इथेन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 83 है हाउ मेनी chiral compounds are formed on monochlorogenation of 2-methyl butane। मोनोक्लोरिनेशन करना है आपका 2-methyl butane का, तो आपको बताना है कितने कायरल का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। इसको आप दोस्तों डायरेक्टली करेंगे, आप मोनो जो है इसमें एक जो है क्लोरीन का एडिशन करवाएंगे इस कंपाउंड में, तो होगा क्या, आपको ढूंढना पड़ेगा उस केस में कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन के चारों बॉन्ड्स में अलग अलग ग्रुप्स जो है ज्वाइंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। अगर ये कायरल कार्बन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब जो है वो आपका कायरल कंपाउंड है, ठीक, और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो करेगा। तो यहाँ पर इस टाइप का जो कंपाउंड हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कायरल कार्बन। 2-methyl ब्यूटेन में आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो अलग अलग पोजीशंस पर आप देखेंगे ऐड करा के अगर ये फॉर्मेशन कितने नंबर ऑफ ये फॉर्मेशन हो रहा है तो आप करेंगे तो आप देखेंगे 4 कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे जहां पर आपका कायरल कार्बन होगा। तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गेट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड H2SO4 इवन ऑन वार्मिंग। द कंसंट्रेटेड H2SO4 में इनमें से कौन सा डिसॉल्व नहीं करता जो है गर्म करने के बाद भी? तो जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 में आपका जो है हेक्सेन नहीं डिसॉल्व करता। कौन नहीं डिसॉल्व करता? हेक्सेन। ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। हेक्सेन आपका डिसॉल्व नहीं करता, चाहे आप उसको गर्म भी कर लेते हैं तब भी। क्वेश्चन नंबर 85 है द रिएक्शन ऑफ टाउरिन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली। टाउलिन का रिएक्शन क्लोरीन से कराना है फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, वो क्या देगा? वो आपका ऑर्थोपेरा क्या देगा? ऑर्थोपेरा क्लोरोटाउइन देगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोपेरा क्लोरोटाउइन वो देता है।
ठीक दोस्तों, अगर आपको ऑर्गेनिक पोर्शन में कोई भी जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी लेक्चर सीरीज को ज़रूर फॉलो करते रहिए। उसमें जब मैं आपको ऑर्गेनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा तो सारे नेम रिएक्शन, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म वहीं पर कवर करा दूंगा। तो इसमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। 85 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी टिक हो जाएगा। नंबर 86 है क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन आपको करना है किस एनिलीन से रिएक्शन करवा के। तो आप कैसे करवाएंगे? तो एनिलीन का सबसे पहले आप रिएक्शन करवा देंगे जो है नाइट्रस एसिड से। किससे? नाइट्रस एसिड से। और फिर नाइट्रस एसिड से आप रिएक्शन करवा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप इसमें CuCl का एडिशन कर देंगे तो आपका जो है क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रस एसिड देन आपका CuCl। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, डी जो ऑप्शन है वहां पर आपका ये कंडीशन दी हुई है, तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है द रीएजेंट विथ विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजली। एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, किससे आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे? तो दोस्तों दोनों यहाँ पर ग्रेग्रैंड रिएजेंट से आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिजारो रिएक्शन किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा? कैनिजारो रिएक्शन आपका एसिटल्डिहाइड के द्वारा नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PD ऑन BaSO4 गिव्स। BaSO4 से आपको बेंजाइल क्लोराइड PD के प्रेजेंस में अगर BaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? तो वो आपका दे देगा बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर इस केस में भी आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हेन सल्फोनिक एसिड एंड पैरानाइट्रोफेनॉल आर ट्रीटेड विद NaHCO3 द गैसेस रिलीज्ड रिस्पेक्टिवली आर। पैरानाइट्रोफेनॉल को ट्रीट करा जाता है NaHCO3 के साथ, तो क्या गैसेस इवॉल्व होती है? तो दोस्तों रिएक्शन करने के बाद खाली आपकी CO2 का एवोल्यूशन होता है, CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन आपका जो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ओनली CO2 जो होती है वो आपकी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इन चारों में से कौन सा बेस स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वो देने के बाद एज अ लिविस बेस बिहेव करने लगता है। ठीक, तो लिविस बेस की तरह बिहेवियर होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है एंड सिमिलरली यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जिस यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 4th वन करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि बाकी जगह पर ये जो लोन पेयर है ये आपका रिंग में जाके जो है रिंग में चला जाएगा आपका जो है रेजोनेंस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए सारे केस बाकी तीनों में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो NH2 है उसके बगल में आपका CH2 है, इस वजह से ये गैप हो जाएगा, ये जा नहीं पाएगा और इजिली ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कंपाउंड्स को देकर एज अ लिविस बेस बिहेव करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। 92 है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक इज। इन 4 कंपाउंड्स में आपको जो है कौन सा ज्यादा एसिडिक है बताना है। तो इन चारों में दोस्तों आप देखेंगे तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 3 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन विच वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा कमजोर होती है? तो सबसे ज्यादा कमजोर होती है दोस्तों नेचुरल रबर में। नेचुरल रबर में आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं बहुत कम होती है। इसी वजह से जो नेचुरल रबर होता है उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी आपकी काफी लो होती है, ऑल्दो होती है मगर काफी लो होती है। इस वजह से उसको हीट कर देंगे तो ब्रिटल हो जाता है। इस वजह से उसको हम लोग सल्फर के साथ हीट करके और फिर उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है असेंड टू रिएक्शन ऑन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। असेंड टू रिएक्शन एसिमेट्रिक कार्बन का अगर आप कराएंगे तो क्या होगा? तो आपका उस केस में फॉर्मेशन होगा एक ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, ऑप्टिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी क्या होगा? अ प्रोडक्ट विद 2 अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटोन टू प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटोन को प्रोपेनोइक एसिड में आप कैसे कन्वर्ट करें? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर ये जो है 3 कार्बन की चेन है, इनको आपको कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ आपका रिडक्शन भी होना चाहिए।
तो ऐसे केस में दोस्तों हम लोग बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे हमारे लेक्चर सीरीज में, तो उसको आप जरूर से फॉलो करें। इस केस में आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। तो आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे I2 और H प्लस के जो है प्रेजेंस में। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस को कब रिवर्सिबल कहा जाता है? द सराउंडिंग एंड द सिस्टम चेंज विथ ईच अदर, नहीं ये बिल्कुल गलत है। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ये भी बिल्कुल गलत कंडीशन है। द सिस्टम चेंजेस विथ सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, ये भी गलत स्टेटमेंट है। द सराउंडिंग आर ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप डायरेक्टली देख जो है बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपका NO के पास जो है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? 4 कंपाउंड आपको गिवन है, किसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों हम निकालते हैं पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड से प्लस कर देते हैं, डायरेक्टली आप जो है इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। इसकी मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है और लेक्चर सीरीज आप फॉलो करते रहें, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ये ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आपके क्वेश्चन जो है लग जाएंगे। इस केस में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, नॉट करेक्ट? द ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द ऑर्डर of the reaction is equal to sum of the powers of the concentration terms in differential rate law, बिल्कुल करेक्ट है। It is not affected by stoichiometric coefficients of the reactants, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। The order cannot be fractional, ये गलत स्टेटमेंट है, तो नॉट करेक्ट बोला था, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन आयंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा? तो दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस वही होगा जो वीक एसिड होगा। वीक एसिड होगा तो वो आपका स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस बनाएगा। इन सब में आप हाइड्रोजन का एडिशन करा लीजिए, तो ये हो जाएगा HOCl, ये हो जाएगा आपका HClO2, ये हो जाएगा आपका HClO3, ये हो जाएगा आपका HClO4। इनमें से आपको कौन सा जो है वीक एसिड लग रहा है? वीक एसिड आपका नंबर 1 वाला ही है, तो यही जो है पानी में जाने के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस बना देगा। तो ऑप्शन नंबर आप जो है बिल्कुल 1 टिक कर। तो दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स को इसका फायदा मिल सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रह गई तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।